हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। आज है 2 अक्टूबर और गांधी जयंती के इस पावन दिवस पर गांधी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करूंगी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए तथ्यों को देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था गांधी जी का जन्म? गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से हुई। गुजरात में ही स्थित राजकोट से ही उनकी क्या हुई? प्रारंभिक शिक्षा हुई। और नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा गांधी जी की केवल 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। उनका विवाह कितने साल में हुआ था? सिर्फ 13 साल में। किसके साथ हुआ था? कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। इसमें 3 फैक्ट्स हैं। पहला, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? राजकोट से हुई थी। और तीसरा पॉइंट है कि गांधी जी को 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रारंभिक गतिविधियाँ। गांधी जी ने 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में नडाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की तथा इसके दौरान कई बार जेल गए थे। कब की थी स्थापना? 1894 ईस्वी में, और इस दौरान कई बार जेल गए थे। किसकी स्थापना की थी? नडाल इंडियन कांग्रेस की। और दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला, जो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। दक्षिण अफ्रीका में ही इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला, जो किस किस लैंग्वेज में प्रकाशित होता था? गुजराती में, हिंदी में, तमिल में और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। अगर गंभीरता से दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन को विवेचित करें तो पता चलता है कि दक्षिण अफ्रीका उसी तरह गांधी के लिए प्रयोगशाला का काम करता है जिस प्रकार अंग्रेजों के लिए बंगाल। दक्षिण अफ्रीका उसी तरह गांधी के लिए प्रयोगशाला का काम करता है जिस प्रकार अंग्रेजों के लिए बंगाल काम करता है। जिस प्रकार अंग्रेजों ने बंगाल में प्रयोग करते हुए फिर उसके अनुभवों के आधार पर शेष भारत में कानून लागू करता है, ठीक उसी प्रकार गांधी ने रंगभेद के खिलाफ अभियान दक्षिण अफ्रीका में पहले शुरू किया और इस प्रकार दक्षिण अफ्रीकी जमीन पर तरह तरह के जन आंदोलन का अनुभव प्राप्त हुआ और उसी अनुभव को उन्होंने भारत में अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम को स्थापित किया। क्वेश्चन यह भी आता है कि फिनिक्स आश्रम कहाँ स्थित है, तो उसका सही जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 1904 में फिनिक्स आश्रम को स्थापित किया और 27 फरवरी 2000 को इस आश्रम को दोबारा खोला गया है। 27 फरवरी 2000 को इस आश्रम को क्या किया गया है? दोबारा से खोला गया है। और इसके साथ ही यह आश्रम गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम कहाँ था। उसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। नेक्स्ट पॉइंट है, सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे और उन्होंने सत्य तथा अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार माना था। क्वेश्चन यह भी आता है कि गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? उसका जवाब होगा सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे और उसको गांधी जी ने क्या किया? अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी के सत्याग्रह राजनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था। गांधी जी सत्याग्रह के जो राजनीति किए उसमें हड़ताल का जो स्थान था वह सबसे
अंतिम स्थान प्राप्त था, जबकि उपवास को सबसे अधिक प्रभावशाली अस्त्र मानते थे। गांधी जी उपवास को सबसे अधिक प्रभावशाली अस्त्र मानते। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य क्या नहीं है, शत्रु को पराजित करना उद्देश्य नहीं है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि उनका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। उसका क्या करना है, हृदय परिवर्तन करके उसे अपना अनुकूल बनाना है। इसमें कितने पॉइंट थे? पहला पॉइंट थे कि गांधी जी के सत्याग्रह राजनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था, जो कई बार क्वेश्चन के रूप में भी आते हैं। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। क्वेश्चन यह भी आता है कि गांधी जी डरबन क्यों गए थे? तो एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए। और कब गए थे? 1893 ईस्वी में। और कितने वर्ष की आयु में? 24 वर्ष की आयु में, क्योंकि उनका जन्म कब हुआ था? 1869 में। 24 वर्ष की आयु में अर्थात 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे, और वह दक्षिण अफ्रीका से लगभग 21 वर्ष रहकर जनवरी 1915 में भारत लौटे। इन पॉइंट्स को ध्यान से देखें तो इसमें मैंने 24 वर्ष की उम्र और 21 वर्ष डरबन में रहे, ऐसा पॉइंट को मैंने ऐड किया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि 24 वर्ष की उम्र में, यानी गांधी जी की जन्म दिवस याद रहता है कि गांधी जी को जन्म 1869 में हुआ था, तो डरबन कब गए थे? 24 वर्ष की आयु में, यानी 1893 में डरबन गए थे। और कभी कभी क्वेश्चन यह भी बन जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो उसका जवाब होगा लगभग 21 वर्ष रहे, यानी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और जनवरी 1915 में इंडिया वापस लौटे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि गांधी जी सिर्फ एक कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष थे। कब थे? 1924 ईस्वी के बेलगांव में जो हुआ था। यह एक कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन कन्फ्यूजिंग यहाँ होते हैं कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, और इस अधिवेशन में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका पर प्रस्ताव पारित हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी। यह जो अधिवेशन हुआ था 1901 ईस्वी में, इसमें अध्यक्ष कौन थे? दिनसा वाचा थे। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो महात्मा गांधी सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिए थे, लेकिन अध्यक्षता 1924 ईस्वी में बेलगांव वाले अधिवेशन में किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय सबसे अधिक प्रभावित किया था। क्वेश्चन यह भी आता है कि उनकी गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित है? तो उसका जवाब होगा थोरो से, रस्किन से और टॉल्स्टॉय, तीनों से प्रभावित है। गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय सबसे अधिक प्रभावित किया था। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई थी। थोरो से उन्होंने किसकी प्रेरणा ली थी? गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई थी। तो रस्किन से क्या ली थी उन्होंने? रस्किन से उन्होंने, गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा था। रस्किन से उन्होंने क्या सीखा था? शारीरिक परिश्रम को आदर करना सीखा था। और टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध ईश्वर का राज तुम्हारे
भीतर है, इससे गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए थे और अहिंसक असहयोग का आधार बना था। यही विचार उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना था। गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित है? थोरो से, रस्किन से और टॉल्स्टॉय से। और इसमें गांधी जी ने थोरो से क्या लिया? सविनय अवज्ञा और करबंदी। रस्किन से क्या लिया? शारीरिक परिश्रम का आदर करना। और टॉल्स्टॉय के वाक्य से किससे प्रभावित हुए? ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है, इससे वे काफ़ी प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार की यह कठोर संघर्ष किया। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए काफ़ी कठोर संघर्ष किया। और गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन का श्वास है और इसीलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन का श्वास है और इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों, जैसे कौन कौन संघर्ष था? चंपारण आंदोलन बिहार और अहमदा और खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था? गुजरात। इन तीनों संघर्षों में भाग लिया था। चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था। चंपारण का जो आंदोलन था और खेड़ा का जो आंदोलन था वो क्या था? किसानों का आंदोलन था। जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का था। यह तीनों तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का था। और बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह यानी सर्वप्रथम घटना है। बिहार में हुआ जो चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह यानी सर्वप्रथम घटना है। अगर चंपारण आंदोलन को विस्तृत रूप से देखें तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार का प्रतिनिधित्व राजकुमार शुक्ल और ब्रजकिशोर प्रसाद जैसे चंपारण के किसान नेताओं ने किया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुई थी उसमें बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राजकुमार शुक्ल और ब्रजकिशोर प्रसाद जैसे चंपारण के किसान नेताओं ने किया था। लखनऊ में ही राजकुमार शुक्ल और ब्रजकिशोर प्रसाद ने गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष से प्रभावित होकर उनसे मुलाकात की और उन्हें चंपारण के किसानों की स्थिति से गांधी जी को अवगत कराया था। उसी अधिवेशन में क्या किया था? राजकुमार शुक्ल और ब्रजकिशोर प्रसाद ने गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के किए गए संघर्षों से प्रभावित होकर मुलाकात की थी और चंपारण की वस्तु स्थिति से गांधी जी को अवगत कराया था। इसके तत्पश्चात 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी का चंपारण आगमन हुआ। कब चंपारण आगमन हुए गांधी जी? 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को। लेकिन गांधी के चंपारण पहुंचने से पहले ही उनकी कृति वहां पहुंच चुकी थी। गांधी जी अभी चंपारण नहीं पहुंचे थे, लेकिन जो उनकी दक्षिण अफ्रीका में किए गए विद्रोह का जो परिणाम था वो यहाँ के जनमानस पर छा गई थी, जिसके कारण उन्हें इस लड़ाई में थोड़ी आसानी हो गई। उसी कारण उनको यहाँ की जो लड़ाई थी वह क्या हो गई? आसान हो गई। ऐसा नहीं है कि नील का खेती का प्रश्न पर 1917 ईस्वी में पहली बार आंदोलन हुआ था। इसके पूर्व 1867 में और 1908 में 1914 से ही यह आंदोलन चल ही रहा था। गांधी जी का एकमात्र मकसद चंपारण के किसानों की समस्याओं को समझना और उसका समाधान प्रस्तुत करना था, ताकि नील की खेती करने वाले चंपारण के किसानों को उनकी दुरावस्था से मुक्ति दिलाई जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसीलिए लोग उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे थे। गांधी जी ने क्या किया था? प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। जो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि किन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाता है, तो उसका जवाब है गांधी जी को,
क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गांधी जी ने? 1916 ईस्वी में। और कहाँ की? अहमदाबाद में। और सबसे पहले उनके द्वारा स्थापित आश्रम कौन था? फिनिक्स आश्रम। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? डरबन में। सबसे पहला आश्रम कौन था? फिनिक्स आश्रम। कब हुआ था? कब आश्रम बना था? 1904 ईस्वी में। और कहाँ? डरबन में। लेकिन भारत में सबसे पहला आश्रम कौन था? साबरमती आश्रम, जो 1916 ईस्वी में अहमदाबाद के करीब बना था। नेक्स्ट पॉइंट है राजकुमार शुक्ल के विषय में। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया था। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल और ब्रजकिशोर प्रसाद ने, जो पीछे हम लोग देखे थे। और उस नेता को यानी राजकुमार शुक्ल को 54 वर्ष की आयु में यानी 20 मई 1929 में मृत्यु हो गई। और उसी के दौरान अंग्रेज अधिकारी एमन, जिसे शुक्ला जी ने 25 वर्षों तक लड़ा था, उनके श्राद्ध क्रम के लिए 300 रुपये भेजे थे और कहा था कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। यह भी क्वेश्चन बनते हैं कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका जवाब होगा सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। लेकिन क्वेश्चन में अगर भारत में कहाँ किया था सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग, तो उसका जवाब होगा चंपारण, बिहार में। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था और भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण, बिहार में किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट है कि चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को क्या करना पड़ा? समाप्त करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में 1918 के समर्थन में की थी। यह भी कई पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कब किया? तो 1918 ईस्वी में। और कहाँ किया? अहमदाबाद में। और किस लिए? अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल में सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट है 19 मार्च 1919 ईस्वी को एक कानून लागू किया गया। 19 मार्च 1919 ईस्वी को एक कानून लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जाता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। यह भी क्वेश्चन आता है कि न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील, यह कौन से कानून के द्वारा लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट के द्वारा लागू किया गया था, जिसका भी परिणाम था जालियांवाला बाग हत्याकांड। और गांधी जी ने इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। इसी कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1909 ईस्वी को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी।
किसने क्या लौटाया? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी, जो कई एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इनके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। जालियांवाला बाग के नेतृत्व में जो आयोग नियुक्त किया गया था उसमें कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 19 अक्टूबर 1919 को। और 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया और इसके उपरांत 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, रॉलेट एक्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में जो घटना घटित हो रही थी, जैसे रॉलेट एक्ट कानून पास हो गया, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद खिलाफत आंदोलन, इसके उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। कब प्रारंभ किया? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। और इसी दिन तिलक की मृत्यु हुई थी। जिस दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और उसी दिन तिलक की मृत्यु हुई थी। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी। क्या कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। क्या किया गांधी जी ने? कब स्थगित किया असहयोग आंदोलन को? 11 फरवरी 1922 को। और चोरा चोरी हत्याकांड, इसका डेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक्चुअल डेट, तो 5 फरवरी 1922 चोरी चोरी घटनाकांड हुई और उसके यानी 5-6 दिन बाद 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। अगर इस घटना को गहनता से अध्ययन किया जाए, गांधीवादी रणनीति को, तो इसमें देखा गया है कि जन नेता होने के कारण गांधी जन आंदोलन की सीमा से वाकिफ थे। वे जानते थे कि एक समय के बाद आंदोलन में शामिल जनता की ऊर्जा कम होने लगती है और ऐसी स्थिति में आंदोलन बिखरने लगता है। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि इससे पहले जनता की ऊर्जा कम होने लगे और आंदोलन बिखरने लगे, नेतृत्व को चाहिए कि सत्ता से मोलभाव करते हुए जहां तक संभव हो सके रियायतें हासिल करते हुए आंदोलन को वापस ले ले। इससे आंदोलनकारी जनता के मनोबल को भी बनाए रखना संभव होगा और अगले आंदोलन के लिए बेहतर तैयारी भी संभव हो सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 में अध्यक्ष चुने गए।
महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 में अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था 1901 ईस्वी में। और वह अधिवेशन कहाँ हुआ था? वह अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, और जिसके अध्यक्ष थे दिनेश वाचा। नेक्स्ट पॉइंट है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। कब किया प्रस्थान? 12 मार्च 1930 को। कितने समर्थक थे? सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है। 79 समर्थक थे और कितने किलोमीटर की यात्रा की? 322 किलोमीटर की यात्रा की। और कहाँ पहुँचे? दांडी पहुँचे। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। और लगभग इस यात्रा में कितने दिन लगे? 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। यह सभी फैक्ट महत्वपूर्ण है। और सविनय अवज्ञा की शुरुआत की। नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसमें एक तथ्य और महत्वपूर्ण है कि इस आंदोलन सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन यानी गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की है। नेक्स्ट पॉइंट है 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 4 मार्च 1931 ईस्वी को। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि धीरे धीरे आंदोलनकारियों का ऊर्जा कम हो जाती है और उनको समझौता भी मिल गया था, इसलिए उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो कई एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दिल्ली समझौता क्या है, तो गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता कहा जाता है। और कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को। नेक्स्ट पॉइंट है 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन। कांग्रेस के कराची अधिवेशन कब हुई थी? 1931 में। और इसके अध्यक्ष उस समय कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों एवं आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूप किया और इसी प्रस्ताव में एम.एन. राय ने नेहरू की मदद की थी। और इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई। और इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। इसी अधिवेशन में कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन 1931, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसमें ही गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। और इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया था और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया था। क्वेश्चन यह भी आता है कि एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो उसका जवाब होगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था?
7 सितंबर 1931 में, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। यह जो सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को, गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। कॉमन है, कॉमन फैक्ट्स है। प्रथम सत्याग्रही हम लोग जानते हैं विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को ही दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कब स्वीकार किया? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रातः काल में ही गांधी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए। जिस दिन यह भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई उसी दिन गांधी एवं कांग्रेस के प्रमुख सभी नेता को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को पुणे के आगा खां के महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। इसमें गांधी जी को कहाँ रखा गया? पुणे के आगा खां के महल में, और अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। इसीलिए क्वेश्चन यह भी आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? उसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं किया, क्योंकि जिस दिन यह आंदोलन स्टार्ट हुआ उसी दिन सारे प्रमुख नेता को जेल में बंद कर दिया गया। इस प्रकार यह पहला बिना नेतृत्व वाला आंदोलन था जो सफल हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। गांधी जी को मृत्यु कब हुई थी? गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। और किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। और उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं हमारे बीच नहीं रहे। बापू की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। और किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्था के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। जो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे, तब जीडी बिरला भी कहते हैं। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया। कितने बार त्यागपत्र दिया था गांधी जी कांग्रेस की सदस्यता से? 2 बार। पहले 1925 ईस्वी में और दूसरी बार 1930 ईस्वी में। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिए, पहले 1925 ईस्वी में और दूसरी बार 1930 ईस्वी में। कई बार यह भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। किसने कहा था? मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। यह महात्मा गांधी का कथन है।
मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। इस प्रकार गांधी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कई एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं, और अगले सेशन में हम लोग इसके क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और गांधी को अच्छे से कवर कर लिया जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।